नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूके पीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी इस वीडियो में पीआईबी की मार्च महीने की हम लोग पूरी समरी को कंप्लीट करेंगे। आप सभी लोग जानते हो कि करंट अफेयर्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं हर एक एग्जाम में, चाहे वो आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दो, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो। तो उस रिस्पेक्ट में आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक अगर कवर अप करना है तो उसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा कि आप पीआईबी की समरी कर लो। पीआईबी की समरी से वैसे ही आपको ऑलमोस्ट चीजें जो है वो आसान हो जाएंगी, है ना। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर पीआईबी में हम लोग जनवरी और फरवरी को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम मार्च को भी शुरुआत करने वाले हैं करंट अफेयर्स के हिसाब से। तो अब हम लोग ये देखेंगे यहाँ पर कि मार्च के महीने में हमारे लिए क्या क्या चीजें जरूरी थी, और इसका हिंदी मीडियम ऑलरेडी आ चुका है। अब ये इंग्लिश मीडियम में पूरा कवर किया जाएगा। सारी चीजें यहाँ पे कवर नहीं हो पाएंगी, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ये जो दिए गए नंबर्स हैं इस पे आप कॉल करके अपनी जितनी भी पीडीएफ और जितनी भी सारी चीजें हैं वो आप ले सकते हो। ठीक है, आपको हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जब चाहो इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो पीआईबी की मंथली समरी में बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, इंग्लिश हो चाहे हिंदी मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो, जरूरी बहुत रहती है क्योंकि इस पे सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, सो आपको इससे क्या होगा ना, फायदा बहुत मिलेगा। तो आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर लो, आपको सही रहेगा। देखो भाई, तो आर्टिकल्स देखो क्या पढ़ेंगे हम लोग, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। पहले पहले के जो दो आर्टिकल्स है ना वो तो एनर्जी के ऊपर ही बेस्ड है। फिर उसके बाद जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म देखेंगे। ओडिसर, ये प्रोजेक्ट तो इतना इंपॉर्टेंट है। फिर ओपन नेटवर्क, समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, ग्रीन के ऊपर, मेड इन इंडिया, टग, संगम, नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस पढ़ेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कोल की गैसिफिकेशन, जियोलॉजिकल सर्वे, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव सिस्टम, इंडिया का एआई मिशन, उज्ज्वला योजना। ठीक है, उसके अलावा भारत शक्ति, गति शक्ति प्रोग्राम। ये है सारे टॉपिक्स। तो आप देख सकते हो इस पूरी की पूरी पीडीएफ में आपको मल्टीपल टॉपिक्स मिलने वाले हैं। और उस मल्टीपल टॉपिक्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि सारा कुछ मैं यहाँ पे कवर नहीं कर पाऊंगी। टॉपिक इतना बड़ा है, सब कुछ यहाँ पे कवर नहीं हो पाएगा। सो आप सभी लोग ज्वाइन करके जितना भी बेनिफिट है वो यहाँ से ले सकते हो। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग तसल्ली से पढ़ो। 99 टॉपिक्स हैं। ठीक है, 99 आर्टिकल्स को कवर अप करेंगे। तो सबसे पहला आता है इसमें ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। क्योंकि एनर्जी एफिशिएंसी जो है 1 मार्च को बनाया गया था, इसलिए हम ये टॉपिक टॉपिक जो है वो मार्च में पढ़ रहे हैं। तो पहली बार जो है इसके बारे में ब्यूरो एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो 1 मार्च 2002 में बनाया गया था, एक्ट 2001 में आया था। इसका काम क्या है ब्यूरो का, भाई काम देखेगी सारे अपने हिसाब से ये, इनको जो भी प्रोग्राम्स और पॉलिसीज लेके आनी है एनर्जी से जुड़े हुए, एनर्जी कंजर्वेशन से जुड़ी हुई चीजों को सभी देखेगी। ठीक है, अब इसी ने ही अपने एक एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स भी निकाला है, जिसमें ये बताती है कि एनर्जी को एफिशिएंट तरीके से अगर हमें यूज करना है वो किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि भाई एनर्जी को एफिशिएंसी को यूज करने में कौन सी स्टेट ने टॉप किया है, तो इसने यही एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो ने ही एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर पूरी बात करी है। ठीक है, इन्होंने अलग अलग क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बेस्ड आउटकम्स निकाले। इन्होंने फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर, एस्पिरेंट के कैटेगरीज के वाइज सबको डिवाइड करते हुए ये बताया है कि आप कौन सी स्टेट किसके दायरे में लाई करती है। तो इसमें जो टॉप किया है वो कर्नाटका ने टॉप किया है परफॉर्मिंग में सबसे बेस्ट। ठीक है, तो एनर्जी एफिशिएंसी पे पूरा आर्टिकल है। और स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है ये,
मतलब लगातार ये न्यूज में रहता है, सो देर इज अ हाई चांस कि इसे एग्जाम में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कर्नाटका के लोगों ने सबसे ज्यादा इसके ऊपर ध्यान दिया है अपने अलग अलग सेक्टर्स में। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, असम और चंडीगढ़ ऐसा कहा जाता है जिन्होंने टॉप किया है इसमें। बाकी सबसे कम स्कोर जो है राजस्थान का रहा है, क्योंकि उसका डेटा भी प्रॉपर नहीं आया था, इसलिए उसका बोला जाता है सबसे कम रहा है। आपको जो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की जो स्टार का लेबल होता है ना कि भाई ये प्रॉपरली डिटरमाइंड है, इस पे भी यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आई थी, और एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर में आई थी, जिसकी वजह से ऑरोरास जो है वो बहुत जगह विजिबल हुए थे। ठीक है, तो एक ही छोटा सा आर्टिकल है जिसमें ये देखा गया था मार्च के मंथ में। फिर आता है प्रोजेक्ट ओडिसर्व, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। ओडिसर्व का यहाँ पर क्या मतलब है, ओडिशा में किया गया है, इसलिए इसका नाम ओडिसर्व रखा गया है। ठीक है, ओडिशा में स्पेसिफिक हुआ है ये। ओडिशा के यंग ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रिपेयर करने के लिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है, ताकि यूथ अपने आप को खुद से ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बना सके, जिसमें 1100 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जा रहा है प्रोजेक्ट ऑडिसर्व। तो प्रोजेक्ट ऑडिसर्व जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन और बजाज फिनसर्व ने मिलकर के अनाउंस किया था। तो ये स्किल डेवलपमेंट जो है एक तरीके से प्रोजेक्ट है। हमारे जो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने ओडिसर्व जो है ओडिशा में लॉन्च किया है। ठीक है, पीआईबी में ये पूरा लिखा हुआ है, वहीं से मैंने पूरा बताया। ठीक है, अब अगला ऐसे ही आता है आर्टिकल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। 5,000, 8,000 में से 5,000 जो है एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, वो इस पोर्टल पे रजिस्टर हो गए ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर सके। आपको पता है कि आज के टाइम पे ऑनलाइन का जो मार्केट है वो कितना ज्यादा बढ़ चुका है। तो ऑनलाइन के मार्केट को फार्मर्स भी टैप कर सकें, उसके लिए ये ओएनडीसी स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसके अंदर डिजिटल कॉमर्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या है, ताकि एक ही जगह की मोनोपोली ना रही, सबको आपको ब्रांड्स के बारे में पता चले। तो आप यहाँ पर कृषि को आत्मनिर्भर कृषि में प्रमोट करने के लिए स्टेप ले रहे हो, जिसमें एफपीओ जो है वो डायरेक्टली अपनी चीजों को मार्केट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट होगी, सब कुछ जैसे बाकी जगह होता है ना, अमेजोन फ्लिपकार्ट के थ्रू होता है, सब कुछ यहाँ किया जाएगा ताकि प्रमोट हो सके चीजें। तो ये है जो कि प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने स्टार्ट किया था यहाँ पर। इसका मैकेनिज्म जो है वो बायर्स और सेलर्स एक साथ आते हैं प्लेटफॉर्म पे, चीजों को बाय और सेल करते हैं, और ये पूरी जो है सप्लायर्स की बायर्स की एक चेन बन जाती है, जिसकी हेल्प से ओएनडीसी में चीजें हो जाती है। ऐसे ही आता है एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के बीच में परफॉर्म की जाती है। इंडिया की एक शिप किल्टन ने वहां पे पार्टिसिपेट भी किया था। और ये एक्सरसाइज जो है, जैसे कि आपको मैंने कई बार बताया है अपनी वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोस में, मैंने कई बार आपको एक्सरसाइजेस के बारे में बताया। तो अभी ये एक्सरसाइज हुई है। अब मेन आ जाता है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कि इसका वेन्यू क्या रहा है। तो इसका वेन्यू रहा है विशाखापट्टनम, जो कि अब किसकी कैपिटल हो चुकी है, आंध्र प्रदेश की। तो वो इसका वेन्यू था। ठीक है, इंडिया और मलेशिया के बीच में। जैसे मैं आपको कई बार बताती हूँ यूएसए की एक्सरसाइजेस के बारे में, यूएसए की एक्सरसाइज रिवाइज करो मेरे साथ। युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रिहम और मालाबार, ये क्वाड एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइजेस कुछ है, वैसे ही समुद्र लक्ष्मण इंडिया और मलेशिया के बीच में की जाती है। ठीक है, अगला आता है यूएन ईए। ईपी की बात नहीं हो रही, ये ईए है, यूएन एनवायरमेंट असेंबली। उन्होंने सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के ऊपर काफी ज्यादा जोर देते हुए ये बोला है कि जो इंडिया ने सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के ऊपर अपना कंट्रीब्यूशन बोला है, वो हम लोग यहाँ पर अपनाने को तैयार है। हमारे प्रधानमंत्री ने ये एक इनिशिएटिव बोला था, मिशन लाइफ, COP26 में बोला था, ग्लासगो स्कॉटलैंड जब गए हुए थे। तो इस मिशन लाइफ में उन्होंने क्या बोला, लाइफ क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। तो ये मिशन इन्होंने यहाँ पर बोला था, उसी के हिसाब से यूएनईए ने इसको डिसाइड करा है स्टार्ट करने का, लागू करने का। अगला आता है एक डे जो कि नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस के लिए 3 मार्च को मनाया जाता है।
3 मार्च को इस डे को मनाया जाता है। इस बार की इसकी जो थीम थी वो थी ब्रेकिंग बैरियर्स, इंक्लूसिव सपोर्ट फॉर द चिल्ड्रन विद बर्थ डिफेक्ट्स। ऐसे बच्चे जिनको बर्थ डिफेक्ट्स है उनके लिए ये पूरा एक प्लान जो है वो रखा गया है बर्थ डिफेक्ट के ऊपर। सो अगेन दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अगला आता है आईएनएस जटायु। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आईएनएस संदेहक के बारे में पढ़ाया था। अब एक और आईएनएस आ गई है जिसका नाम है आईएनएस जटायु। अगेन वही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना, क्योंकि न्यूज में है। तो आईएनएस जटायु जो है ये लक्षद्वीप में है। ठीक है, वहां पर जो है मिनिकॉय में, मिनिकॉय क्या है, लक्षद्वीप का सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड, मतलब ऊपर पूरा लक्षद्वीप है, उसका सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है, मिनिकॉय, क्योंकि उसके बाद दूसरी कंट्री शुरू हो जाती है जिसका नाम है मॉलडीव्स। तो वहां पर इसको जो है वो प्लेस किया गया था जटायु को। ठीक है, तो वहां पर उससे बहुत फायदा मिला, जिसकी वजह से ये पूरी जो आईएनएस जटायु है इसने इंडिया की लक्षद्वीप की रीजनल मैरिटाइम सिक्योरिटी को बढ़ा दिया और चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने में बहुत हेल्प करी है। ठीक है, तो लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में आपको मैं शॉर्ट में कुछ बता दूं, क्योंकि अभी ये लक्षद्वीप और मॉलडीव्स बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं कंट्रोवर्सी की वजह से। तो लक्षद्वीप जो है ये इंडिया की स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि इसका एरिया बहुत ही कम है, 32 स्क्वायर किलोमीटर्स है सिर्फ, जिसमें टोटल 36 आइलैंड्स है। और इसकी कैपिटल है कावरत्ती, ये लिखा हुआ है, ये इसकी कैपिटल है। लेकिन इसका एयरपोर्ट यहाँ नहीं बना हुआ, इसका जो एयरपोर्ट है वो बना हुआ है अगाटी आइलैंड्स में। ठीक है, उन आइलैंड्स का नाम है अगाटी आइलैंड्स। ये काफी पास पड़ता है, मतलब काफी पास नहीं, मतलब थोड़ा दूर है पर पास पड़ता है केरला के। तो यहाँ पर मलयालम लैंग्वेज काफी बोली जाती है। और लक्षद्वीप जो है वो यहाँ पर आप यूं कह लीजिए कि इनका अपना हाई कोर्ट नहीं है। ये कहाँ जाते हैं, कोच्चि हाई कोर्ट में, जो कि केरला का है। ठीक है, सो ये हमसे पूछा जा सकते हैं, छोटे छोटे से फैक्ट्स है ना, आ सकता है ना एग्जाम में। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। और आईएनएस जटायु सेकंड नेवल बेस है आईएनएस द्वीप रक्षक के बाद। आईएनएस द्वीप रक्षक कावरत्ती में है, और ये मिनिकॉय में आईएनएस जटायु, तो ये और साउथ में चला जाता है, क्योंकि कावरत्ती नॉर्थ में पड़ता है लक्षद्वीप में, और जो मिनिकॉय है वो लास्ट में है। वहीं पर आईएनएस जटायु को कमीशन कमीशन तो पहले से हो रखी थी, प्लेस किया गया। ठीक है, अगला आर्टिकल आता है स्वच्छता ग्रीन लीफ राटिंग इनिशिएटिव, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन ने स्टार्ट करा है। ये बोला है भाई कि जहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, भारत में बहुत टूरिस्ट प्लेसेस हैं, मतलब फॉर्चुनेटली हम लोग बहुत अच्छी जगह पे हमारा जन्म हुआ है, जहाँ पे भर भर के टूरिस्ट प्लेसेस है, हर प्रकार की चीजें हमें मिलती हैं। तो यहाँ पर टूरिस्ट को टूरिज्म को इम्प्रूव करने के, टूरिस्ट फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए हर जगह पे सैनिटेशन और वाटर फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया जाएगा, ये चीज यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, आगे अगला आता है, इंडिया में पहली बार जो है वो क्या बनाया गया है, एस्टड्स टग्स, ASTDS टग जो है वो बनाया है। वर्ल्ड आयुष मिनिस्ट्री ने भी मिल करके मेडिकल मोबाइल यूनिट यहाँ पे तैयार करी है ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत। ये ऐसा टग होगा जो कि ग्रीन ट्रक्स बनाने में ये ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को बहुत रिड्यूस कर देगा, जिससे क्या होगा कि मतलब आप यूँ कह लो कि जितने भी पोर्ट्स होते हैं उसमें जितना भी कार्बन एमिशन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए ये हेल्प कर देता है। उसे कहते हैं टग, जो इंडिया ने यहाँ पर खुद ही डेवलप किया। अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की गेवरा माइंस जो हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड हैं, ये एशिया की सबसे बड़ी कोल्ड माइन बनने को तैयार है, लार्जेस्ट कोल माइन। आपने पिछले आर्टिकल में मेरे साथ कोल का एक और टॉपिक पढ़ा था कि कोल वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए, उनके पेंशन, उनका PF, हर चीज के लिए कोल डिपार्टमेंट ने, मिनिस्ट्री ने एक ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है सी केयर्स। आपने ये पढ़ा था। सेम ऐसे ही अब एक कोल आर्टिकल दोबारा आ गया है, वो कोल माइंस के ऊपर है, गेवरा माइंस। ठीक है, जो कि अपनी प्रोडक्शन, जिसकी अभी 52.5 मिलियन टन है, वो 70 मिलियन टन तक बढ़ाएगा। छत्तीसगढ़ बेस्ड कोल माइंस है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स के अंडर आती है ये। लार्जेस्ट कोल माइन कंट्री की भी हो जाएगी और पूरे फिर एशिया की भी हो जाएगी, जिसमें इको फ्रेंडली ब्लास्ट फ्री माइनिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, जिसमें 10 किलोमीटर और उसकी ब्रेथ है 4 किलोमीटर। नॉट इंपॉर्टेंट, ये नहीं, मेन तो आपको याद करना था कहाँ पे लोकेटेड है, कौन कंट्रोल कर रहा है इसको। ठीक है, अगला आर्टिकल देख लेते हैं हम लोग। संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव IIT दिल्ली में स्टार्ट किया गया है, संगम के नाम से। तो ये जो डिजिटल इनिशिएटिव है, ये डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव जिसे कह रहे हैं, ये इनिशिएटिव जो है IIT दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, काफी चीजें जिसमें बहुत से एक्सपर्ट्स आ सकते हैं।
आई भी हैं, जो ये कह रहे हैं कि भाई हम किस तरीके से जितने भी हमारी इंटरनेट में चीजें हो रही हैं उसको कैसे सही करें, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन उसका कैसे करें, उसका प्लानिंग कैसे करें, मैनेजमेंट कैसे करें, तो उसमें एक्सप्लोर कैसे करें उसको, उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह जो है वो करके दिखाया जा रहा है। जितने भी एमएसएमई के लीडर्स हैं जिनको उस स्टार्टअप में या फिर इंटरनेट की उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, वो सब चीजें वो बता सकते हैं। तो इस रिस्पेक्ट में संगम डिजिटल इनिशिएटिव इसी के लिए काम। फिर आता है इसके बाद नेवल कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई 2024 में, अभी हाल फिलहाल में पहली, मतलब ये नहीं कि ऑल द वे फर्स्ट हुई है, ये 2024 की पहली हुई है, जिसमें नेवल कमांडर्स के साथ बहुत से और भी लोग गए थे, सारे नेवल ऑफिसर्स पहुंचे थे, हमारे सीडीएस गए थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अभी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। क्या आपको याद है कि इन्होंने किसको रिप्लेस करा है? जिनकी एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी, उनको रिप्लेस करके जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नए आए हैं। तो आप कोई नाम बता सकते हैं कि इन्होंने किसको रिप्लेस करा है, इनसे पहले कौन थे? तो उनके साथ इंडियन आर्मी के, इंडियन एयरफोर्स के चीफ भी गए थे, ताकि नेवल में और जितनी भी चीजें इंप्रूव करनी है, होती है हर बार ही होती है ये मीटिंग, तो ये जरूरी भी है ऐसे मीटिंग्स को कंडक्ट करवाना, ताकि एक आपस में जो तालमेल होता है सबका, वो भी बिठाया जा सके और नेवी की सारी चीजों को शोकेस भी किया जा सके। तो उसके लिए किया गया है। उसके बाद सीटीओटी करके जो है एक फाइबर बेस्ड क्वांटम की सिस्टम स्टार्ट किया गया है इंडिया में, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को इजी रखने के लिए, क्वांटम कंप्यूटर्स में एक बेटर करने के लिए जो है एक पूरा इनिशिएटिव लिया है। तो आप इस इनिशिएटिव को भी दिमाग में रख सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा डिटेल में नहीं है, बट बेसिक बेसिक बात को याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कल्पक्कम पे, यहाँ पढ़ोगे। देखो हुआ क्या है, अपने इंडिया का कल्पक्कम जो है ना, ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो ये इंडिया का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ठीक है। तो ये एक प्रोटोटाइप तैयार हुआ है जो कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पे काम करेगा। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम ने इसको स्टार्ट करा है। जैसे ही ये पूरा कंप्लीट तो हो ही चुका है, जैसे ही इसमें और भी चीजें हो जाएंगी, उसके उससे ये होगा कि इंडिया में जो है, इंडिया दूसरा कंट्री बन जाएगा जिसके पास फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर है अपना खुद का। तो वो हमें यहाँ पर इससे फायदा दे देगा, ठीक है भाई। सो ये एक छोटा सा इसलिए आर्टिकल था इम्पोर्टेंट, जो पूछा जा सकता है एग्जाम के लिए। अगला आर्टिकल देख लेते हैं। डीओटी डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, डीओटी, ठीक है। डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म क्या होगा? ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, आपके साथ कोई साइबर क्राइम ना हो जाए, ऐसी कोई चीज ना हो जाए जो हमको आगे चल के नुकसान दे दे। तो उन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए इस पूरे स्टेप को यहाँ पर लिया गया है, जिसमें इससे हेल्प क्या मिलती है कि भाई, मतलब आपने चक्षु फैसिलिटी लॉन्च कर दी है, तो कोई भी साइबर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, कोई भी क्राइम हो जाता है ना, तो वो उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, उसको रिड्यूस करने में, उसमें बचाने में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो उसी के लिए ये पूरी चीज जो है वो स्टार्ट की गई है, ठीक है। इस तरीके से अब आती है आदित्य स्कीम, मैं बता रही हूँ बहुत ज्यादा जरूरी, इसको छोड़ के मत जाइएगा। इतनी जरूरी है ये आदित्य स्कीम, इससे इतने सवाल पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए हैं, फिर पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं हम लोग कि ये क्या चीज है और इसमें हम लोगों से किस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। तो देखो आदिति स्कीम जो है ना, ये हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट करा है, ताकि डिफेंस के मामले में कोई भी यहाँ पर स्टार्टअप ओपन करे, उसकी इंडिजिनियस चीजों को करना चाहता है, किसी भी टाइप की इंडिजिनियस चीज हो सकती है वो उसकी राइफल हो सकती है, एयरक्राफ्ट हो सकता है, वॉर हेड हो सकता है। तो स्टार्टअप प्रमोट करो, ठीक है, डिफेंस प्रोडक्शन को इम्प्रूव करो, ये आईडेक्स के साथ चलेगा इनोवेशंस में। और इसमें 25 करोड़ की आपको ग्रांट एंड एड भी मिल जाएगी, 750 का इसका बजट स्कैन पूरा जो है मिला है। तो इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, और जो मॉडर्न आर्म्ड फोर्सेस की एक्सपेक्टेशन हम कह रहे हैं वो हम मीट कर सकते हैं। तो वो है आदिति स्कीम। इसमें डी आ रहा है ना, डी से याद कर लो कि ये किसकी बात हो रही है। डी से यहाँ पर मतलब है कि स्पेशली बात हो रही है डिफेंस की, ठीक है। ठीक है भाई, मतलब मुझे पता है थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा आपको याद करना, पर इस तरीके से कोशिश करोगे तो याद रह जाए।
ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रही कि आपको एग्जैक्टली ऐसे ही याद करना है, पर हाँ धीरे धीरे करके इसको याद करोगे तो थोड़ा आसानी पड़ जाती है डी से। तो याद रखना, इसको मैं बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम रहेगी ये वाली। फिर आता है भाई जियोलॉजिकल सर्वे। आप सभी लोग जानते हैं सर्वे का नाम, सुना होगा आपने ये। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहुत पुरानी है, 1851 में बन गई थी। 174th एनिवर्सरी मना रहे, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, वरना तो क्यों ही पढ़ते, है ना। तो ये क्या है, इन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है रिसेंटली लिथियम भी डिस्कवर किया, आपने सुना होगा, जम्मू कश्मीर के सलाल हाइमाना एरिया में। इन्होंने अभी राजस्थान में भी लिथियम डिस्कवर किया था। इन्होंने ये भी बोला है कि नई जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स बनाओ, शिवालिक फॉसिल पार्क हिमाचल में और स्ट्रोमेटालाइट बियरिंग डोलोमाइट लाइमस्टोन सिक्किम में। इन्होंने बोला कि जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट में जो 34 पहली है उसमें इनको भी ऐड करो। फिर उन्होंने बोला नई नई टेक्नोलॉजीज जो आ रही है उसमें भी हम लोग हेल्प करेंगे, इन्हीं इन्हीं की टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग और चीजें यहाँ पर बनाएंगे। इन्होंने ब्राह्मणी नेचुरल आर्क जो बन रही है सुंदरगढ़ रीजन में उड़ीसा के, उनको भी बोला जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट में इंक्लूड करो। तो काफी सारी चीजें इन्होंने अपनी अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें जो है वो बोली हैं। ठीक है, ये काफी सारी चीजें हैं। तो ये छोटा सा आर्टिकल है, मैं बता दूं बस आपको कि इसको आपको मतलब समझ में आ जाएगा। ये बढ़िया है एक आर्टिकल, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको भी अच्छे से पढ़ लो, इसको अच्छे से रीड कर लेना। फिर आता है वर्ल्ड हियरिंग डे। अभी आपने बर्थ डिफेक्ट डे पढ़ा था 3 मार्च को, ऐसे ही वर्ल्ड हियरिंग डे भी 3 मार्च को आता है, ताकि जो हियरिंग की प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करने के लिए अवेयरनेस किया जा सके। इसकी थीम क्या है, चेंजिंग माइंडसेट्स, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयरिंग अ रियलिटी फॉर ऑल। 2007 में हुआ था ये। फिर उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है स्टेनलेस स्टील के सेक्टर में लगाया गया है, पहली बार स्टील के सेक्टर में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत जो है वो भारत ने करी है। कहाँ पर, जिंदल हिसार में। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, आपने सुना तो होगा ही जिंदल कंपनी का नाम। इन्होंने ये बोला है कि हम कार्बन एमिशंस को बहुत कम कर देंगे, 2700 मेट्रिक टन पर एनम कर देंगे, एंड 54,000 टन ऑफ CO2 एमिशंस ये कर देंगे हम। ठीक है, तो हम लोग इसको आने वाले टाइम पे इसको रिड्यूस कर देंगे। तो इसी के लिए ये स्टार्ट जो है वो किया गया है, ताकि इंडिया जो है पहली बात तो ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कर सके, और ग्रीन हाइड्रोजन के साथ साथ हम सभी लोग यहाँ पर जो है इंडिया को भी इम्प्रूव कर सकें इसी चीजों में, और हम थोड़ा मतलब बढ़े आगे, ताकि हमारी जो पेरिस अग्रीमेंट 2015 में हुआ था उसमें जो हमारी कमिटमेंट थी कि हम लोग इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे करेंगे, तो भाई वो कब करेंगे। कुछ तो स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना सरकार को। तो उन्हीं सब स्टेप्स में से ये एक वन ऑफ द स्टेप है। तो बहुत सारे स्टेप्स रहे हैं, पर ये भी एक वन ऑफ द स्टेप है। इससे सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन, मतलब आप ये मान के चलो कि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट ने इसके लिए आज तक क्या क्या चीजें करी है, तो आपको सीधा याद रखना पड़ेगा कि इसके लिए गवर्नमेंट ने ये सब स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, ताकि फॉसिल फ्यूल्स और इन सब चीजों पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लॉन्च की गई थी, जिसमें बहुत सारे फार्मर्स को फायदा मिला था। आप सभी लोग जानते हैं फसल बीमा का मतलब होता है कि किसान की कभी भी फसल यहाँ पे खराब हो जाती है तो उनको सरकार की तरफ से जो है वो सहायता दी जाएगी, ताकि उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो फार्मर्स है उन्होंने 31,000 रुपए जो है वो अपनी प्रीमियम दिया है यहाँ पर, जिनपे उनको 1.5 लाख का कवर मिलता है। हर 100 रुपए पे फार्मर जो दे रहे हैं उनको 500 रुपए क्लेम के रूप में मिलता है। ठीक है, 2016 में लॉन्च की गई फ्लैगशिप स्कीम्स थी जिन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज दिया। आप सभी लोगों को पता ही है इंश्योरेंस वगैरह के बारे में, है ना, ये आपने सुना तो होगा ही इसके बारे में। सो वही चीज है, बस इसके अंदर आपको याद रखनी है इसमें। अगला आता है कोल गैसिफिकेशन, मतलब कि कोयले को, जो कोल है वाटर है उनको सिन गैस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सरकार यहाँ पे क्लीन कोयला इनिशिएटिव ला रही है। अभी मैंने आपको कोयले के बारे में काफी सारी चीजें बता दी है। पहला की सी केयर ऐप लॉन्च की गई है। तो कोल सेक्टर काफी तरक्की कर रहा है। तो सी केयर सेक्टर मैंने बताया था वो किस चीज के लिए है, और ऐसे ही क्लीन कोयल इनिशिएटिव में जो है कोल को गैसिफिकेशन भी किया जा रहा है। प्लस साथ ही साथ आपको याद है कि जो मैंने बताया था कोल की सबसे बड़ी माइन घेवर माइंस बन जाएगी। ठीक है, तो कोल और लिग्नाइट गैसिफिकेशन के लिए आराम से सरकार यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देने को तैयार है। ठीक है, तो ये भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको लर्न करनी है। ये सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है।
अब ऐसे ही आता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। आप सभी लोग जानते हैं कि कंज्यूमर जो है उनको अपनी बात कहने के लिए पूरा पूरा अधिकार है ना, कंज्यूमर्स के पास पूरा पूरा अधिकार है कि वो अपनी बात यहाँ पर कह सके। तो उसी रिस्पेक्ट में जो है कंज्यूमर्स के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक अथॉरिटी बनाई गई थी कंज्यूमर की ग्रीवेंसेस को सुनने के लिए। तो जो भी मीडिया प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, वो अगर आप कुछ भी गलत गैम्बलिंग या वो है ना ड्रीम इलेवन करके लोग करते हैं, सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर प्रमोट करते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर उनके अगेंस्ट भी केस कर सकते हो। ये पूरा का पूरा वैलिड है यहाँ। ठीक है, तो उसी के लिए बात बोली गई है। ये कहाँ लिखा गया है? ये सेक्शन 10 में सारी बातें लिखी गई, कंज्यूमर्स के पास इस बात का अधिकार है। अगला आर्टिकल आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पर हुआ क्या था। सबसे पहले हमारी एक कॉन्फ्रेंस होती है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। सबसे पहली स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में हमारी वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए बात की जाती है, और उस कॉन्फ्रेंस को इंडिया भी अटेंड करता है, और उसके बाद जाकर के हम लोग एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का बनाते हैं, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि हम लोग एनिमल की स्पीशीज को कंजर्व करेंगे। तो उसी का सेक्शन 49M में लिखा हुआ है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्सन किसी लिविंग स्पीशीज को अपने पास रखता है, जिसे कहते हैं ना कि हम कहते हैं पेट एनिमल्स। तो कोई भी पेट एनिमल रखता है तो उसको अपनी ओनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जैसे हम लोग शादी को रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ऐसे इसको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और अगर आप कोई भी उसकी डेथ हो जाती है, आप उसको ट्रांसफर करते हो, या उसकी या उसका कोई ऑफस्प्रिंग हो जाता है, उसका कोई बच्चा हो जाता है, या उसकी डेथ हो जाती है, तो आपको हर एक केस में जो है क्या बताना पड़ेगा। आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, डेथ हो जाती है, उसका आगे कोई और जन्म ले लेता है, तो उस केस में आपको बताना पड़ेगा। उसका पूरा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किससे करवाना पड़ेगा आपको? जो मैनेजमेंट है, जो अथॉरिटी है, उससे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये सारी बातें कहाँ लिखी गई हैं? ये सब लिखा गया इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 49M। क्लियर हुआ? मैं फिर आपको बता दूं कि ये जितनी भी सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये सब आपको लर्न करने के लिए आपको इसको जो है ज्वाइन करना पड़ेगा, हमारा पेड ग्रुप। उस पेड ग्रुप में आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप उसको ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो आप सभी लोग उसको ज्वाइन करो, ताकि आपकी जो इसमें टॉपिक बचे, बिकॉज मैंने सारा नहीं कंप्लीट कराया, मैं आपको फिर बता रही हूँ, मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया था कि मैंने सारा कंप्लीट नहीं कराया है। तो आप लोग उस वीडियो को ज्वाइन करो, ताकि जो बचा हुआ है वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये वाला आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगला आता है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ डैम्स बनाया जा रहा है। जल शक्ति मिनिस्ट्री यहाँ पर इसको बना रही है बेंगलुरु में, जो कि जल शक्ति मिनिस्ट्री के ही साथ में इन्वेस्टिगेशन, मॉडलिंग, रिसर्च करने में हेल्प करेगा। और आईआईएससी बैंगलोर जो है वो इसका सेंटर बनेगा डैम सेफ्टी के ऊपर। तो डैम्स के ऊपर भी वैसे तो बहुत कम ही चीजें की जाती है डैम्स को प्रमोट करने के लिए, या फिर उसमें ठीक ठाक चीजें करने के लिए, लेकिन अब इसके अंदर जो है वो डैम्स को प्रमोट करने के लिए भी कुछ ना कुछ चीजें करी जा रही है। ठीक है, फिर आता है इसके बाद SC ST का गोवा में चेंजेस ला रहे हैं। देखो अभी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको भी पता है गोवा पहले ही से ही हमारा हमेशा से हिस्सा रहा है, लेकिन पोर्चुगीज छोड़ के नहीं जा रहे थे इसको। तो 1961 में जो पोर्चुगीज हैं वो यहाँ पर छोड़ के जाते हैं 19 दिसंबर को। उसके बाद गोवा को 1987 में क्या बना दिया जाता है? स्टेट। तो अब गोवा क्या बन चुकी है? एक स्टेट। अब गोवा में एक बिल लेके आया जा रहा है कि भाई हम लोग वहां पे जो ST रहते हैं ना, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, उनके राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए देखेंगे। पहली बात तो सेंसस कमीशन जो है वो पूरा यहाँ पर गोवा में कितनी ट्राइबल कम्युनिटी रहती है उस पूरे का हिसाब हमको दे। उस पूरे के हिसाब को मिलने के बाद वहां पर इलेक्शन कमीशन हमारी हेल्प करके उसमें चेंजेस लाके स्केड्यूल कास्ट गोवा के लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाए। तो ये है एक बिल। ठीक है, ये बिल आया है, अभी पास नहीं हुआ है। बिल इंट्रोड्यूस हुआ है गोवा के लेजिस्लेटिव असेंबली। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि गोवा यूटी है। नहीं, गोवा एक स्टेट है, 1987 में बन गया था, वहां पे अपना खुद का CM, वहां पे गवर्नर भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला गोवा का। ठीक है भाई। ऐसे ही हमारा अगला आर्टिकल है, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जो वाणिज्य मंत्रालय, वो लेके आया था, ताकि इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जा सके और एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो अल्टीमेटली वो क्या लीड करेगा? एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट में लीड होगा तो हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है वो यहाँ पे लीड करेगा। ठीक है, तो उसके लिए इस स्कीम में 83,000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। तो ये एक उत्तर पूर्व
ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम है, जो कि स्पेशली किसके लिए बनाई गई है, उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमारी कितनी स्टेट्स आती हैं, टोटल 7 सिस्टर्स आती हैं। तो सिस्टर्स, उनका एक भाई तो होना चाहिए, कौन है उनका भाई, वो है सिक्किम। तो ये 8 स्टेट्स के लिए एक स्कीम बनाई गई जिसका नाम है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। ठीक है, वैसे पूरे इंडिया के लिए तो बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं, तो इसमें क्या खास बात है, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए डेडिकेटेड है। तो ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है आर्टिकल, सो ये भी आप लोगों को पढ़ के जाना है। तो इस तरीके से ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। बाकी के आर्टिकल्स आपको नहीं कवर कराए जाएंगे, उसके लिए आपको पेड ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं आपको शो कर रही हूँ यहाँ पर, ये सारे आर्टिकल्स हैं जो कि न्यूज में रहते हैं हमेशा ही। और पीआईबी की समरी पूरे महीने की आप इसे ज्वाइन कर लोगे तो आपको सारा कुछ यहीं पर ही कवर हो जाएगा, आपको अलग से बहुत सारे कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये सारा करंट अफेयर्स आपको यहीं पर ही मिल जाएगा। नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस है, जो है ये लखपति दीदी स्कीम जो चल रही है वो है यहाँ पर। कोल के ऊपर है, सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज हुई थी अभी यहाँ पर, उसके ऊपर है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समुद्र लक्ष्मण भी बताई थी, वैसे सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज भी है। इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड अग्रीमेंट जो साइन किया गया उसके ऊपर है। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी और मिशन दिव्य शास्त्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टार्ट किया गया। इंडिया और मॉरिशस के रिलेशंस के ऊपर है, किस तरीके के रिलेशंस हैं। पीएम सूरत स्कीम के ऊपर है, सूरत स्कीम जो है सामाजिक उत्थान रोजगार आधारित जन कल्याण जो स्कीम है उसके ऊपर आर्टिकल है। चिप्स फॉर विकसित भारत, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये वाले आर्टिकल्स हैं। इस वाली वीडियो में इतना ही आर्टिकल कवर कराया जाएगा। आपको बाकी के आर्टिकल्स कवर करने हैं तो उसके लिए आपको ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में दी थी। तो उसको आप जैसे ही ज्वाइन कर लोगे सारी इन्फॉर्मेशन वहीं मिल जाएगी। बाकी जनवरी मंथ और फरवरी मंथ के आर्टिकल्स को मैंने कंप्लीट ऑलरेडी करवा दिया है। ये है हमारा मार्च, उसके बाद अब आपका अप्रैल भी अपलोड होगा। इसी तरीके आपकी जितना भी सारी चीजें हैं पीआईबी की वो यहीं पर कंप्लीट हो जाएंगी। बाकी मिलते हैं सब लोगों से फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।